नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के उद्घोष से गूंजा धाम। चुनौतियों के बाद भी इस साल 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए चार धाम। हल्द्वानी में शुरू हुआ 7 दिवसीय सहकारिता मेला। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने किया मेले का शुभारंभ। कहा, मेले में लगी है कई सौ प्रदर्शनी। आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा प्रदेश। 27 चुनाव से पहले चर्चाओं में दून की धर्मपुर विधानसभा सीट। कांग्रेस में इस सीट पर कई दावेदार। हरदा हरक समेत कई नेताओं की नजर। हाईकमान तय करेगा कौन होगा टिकट का हकदार। रामनगर के मीट सप्लाई मामले में फरार चल रहे बीजेपी नेता मदन जोशी ने किया आत्मसमर्पण। थाने जाने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए। पूरे विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया। इस भव्य पल के साक्षी वहां मौजूद हजारों श्रद्धालु बने। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा कई चुनौतियों से घिरी रही। एक और ऑपरेशन सिंदूर चला, दूसरी ओर राज्य के कई हिस्से आपदा से प्रभावित हुए। 3 महीने तक यात्रा बाधित होने के बाद भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धाम में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सभी यात्री एक सुखद और सुरक्षित अनुभव लेकर वापस लौटे हैं। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को भी ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के 3 चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को उनके बड़ों ने आदर सत्कार संस्कार नहीं सिखाया है, लिहाजा वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या अभी जहाँ चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूँकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माता जी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुँच गया है, ये दर्शाता है। हल्द्वानी में आधी अधूरी तैयारी के बीच 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हो गया। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। इस मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉल के साथ ही 150 से ज्यादा खानपान और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अब तक सहकारिता के क्षेत्र में 8,000 करोड़ के ऋण दिए जा चुके हैं और लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। बता दें, बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मेले में पहुंचेंगे। पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है, इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं।
कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। देश में तो कायाकल्प होने लगा है। उत्तराखंड भी लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट चर्चाओं में आ गई है। इस सीट पर कांग्रेस के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बन गई है। हरीश रावत इस क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं, तो वहीं हरक सिंह रावत की नजर भी इस सीट पर बताई जा रही है। न सिर्फ ये 2 नेता बल्कि पार्टी के भीतर ऐसे कई नेता हैं जो धर्मपुर सीट से तैयारी कर रहे हैं और इस तरह ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। अब सवाल ये है कि इस सीट पर आखिर कांग्रेस किस चेहरे पर विश्वास जताएगी, महिला, युवा या फिर कोई अनुभवी नेता। देखिए रिपोर्ट। 2027 चुनाव से पहले चर्चाओं में धर्मपुर सीट। धर्मपुर विधानसभा सीट बनी हॉट सीट। इस सीट पर हरदा हरक समेत कई नेताओं की नजर। कांग्रेस में इस सीट पर कई दावेदार। कौन बनेगा टिकट का हकदार? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों के नेता अपनी मनपसंद की सीटों पर दावेदारी की तैयारी में जुट गए हैं। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट चुनाव से पहले ही चर्चाओं में आ गई है। ये सीट हॉट सीट बनकर उभर रही है क्योंकि कांग्रेस में इस सीट पर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं की नजर धर्मपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत इस क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं। 27 नवंबर को इस सीट के बूथ नंबर 74 पर संवाद कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हरदा यहां संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहां एक्टिव हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की भी इस सीट पर नजर टिकी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी धर्मपुर दौरे तेज कर दिए हैं। वहीं वरिष्ठ नेता पूर्ण सिंह रावत और याकूब सिद्दीकी भी यहां से दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में सेकेंड लाइन लीडरशिप के नेताओं की भी सीट पर नजरें टिकी है। इनमें वैभव वालिया, संदीप चमोली, ओम प्रकाश सती भी यहां एक्टिव दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में एक ही पार्टी में सियासत के 2 ध्रुव हरीश रावत और हरक सिंह रावत यदि अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं तो यहाँ मामला और इंटरेस्टिंग हो सकता है। कांग्रेस में जिस तरह से धर्मपुर सीट पर कई नेता दावेदारी करते दिख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ सियासी लड़ाई और दिलचस्प हो सकती है। उसका नुकसान तो होता है जब हॉट सीट बन जाती है, फिर एक दूसरे को लेग पुलिंग करते हैं। पहले लोग कोशिश करते हैं, पूरे जोर शोर से लगे रहते, जब नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसमें आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। तो वो संभावनाएं वहाँ पर है। आप चूँकि पार्टी में अनुशासन रहता है और पार्टी पहले भी किसी को क्लियर नहीं कर सकती, चाहे वो सिटिंग एमएलए उसको कह नहीं सकते तुम्हें लड़ना है। क्या परिस्थितियाँ बनती है, परिस्थिति का अनुसार होगा। देश काल परिस्थिति के साथ निर्णय भी लेने पड़ते, वो स्थिति वहाँ पर होगी। निश्चित रूप से वो सीट बहुत अच्छी है और कांग्रेस को जीत सकती है, लेकिन हमको त्याग और कुर्बानी पहले सोचनी चाहिए। यानी कि मैं टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन जिसको मिलेगा सबको करें। धर्मपुर सीट के गणित की बात करें तो इस सीट पर पहाड़ी और मुस्लिम वोटर्स अहम माने जाते हैं। करीब 50% पर्वतीय वोटर्स वाली इस सीट पर टिहरी विस्थापितों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, 12% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं,
पंजाबी, वैश्य, गोरखा और जाट मतदाता भी हैं। पश्चिमी यूपी से जुड़े करीब 5000 मतदाता हैं। धर्मपुर विधानसभा सीट पर पहाड़ी मूल की अच्छी खासी आबादी के साथ ही मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में रहती है। कांग्रेस यहां संभावनाएं मजबूत देख रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सीट का इतिहास अच्छा रहा है। पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि अब इस सीट पर बीजेपी के विनोद चमोली विधायक हैं और उनकी पकड़ भी इस सीट पर अच्छी खासी है। फिलहाल कांग्रेस के लिए हॉट सीट बनी धर्मपुर विधानसभा सीट पर दावेदारों की कतार देख उम्मीदवार का चयन करना काफी कठिन टास्क रहने वाला है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गढ़वाल का केंद्र कहे जाने वाले कोटद्वार में साल भर से एक साइन की वजह से पासपोर्ट कार्यालय शुरू नहीं हो पाया है। इसे लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का चौंकाने वाला बयान, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, अधर में लटका पासपोर्ट कार्यालय का काम। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों के काम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े बयान ने सूबे में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल गढ़वाल सांसद ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध कर कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने का अनुरोध किया था। सांसद बलूनी के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने इसकी मंजूरी देते हुए कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा था। गढ़वाल सांसद ने पासपोर्ट कार्यालय बनाने के लिए सांसद निधि से 12.5 लाख रुपए भी दिए थे। साथ ही कोटद्वार तहसील में पासपोर्ट कार्यालय के लिए जमीन भी उपलब्ध करवाई थी। लेकिन आलम ये हो गया कि साल भर बाद भी विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासन के बीच अभी तक इस विषय पर कोई MOU साइन नहीं हो पाया है। यही वजह है कि गढ़वाल सांसद ने अपनी पीड़ा अपने बयानों में बयां की है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शासन के अधिकारी कब प्रदेश हित के लिए तत्परता दिखाएंगे। जिस पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जनप्रतिनिधि बड़ी मुश्किलों से विकास के कार्यों की मंजूरी करवाते हैं, लेकिन उन्हीं विकास कार्यों की फाइलें धरातल पर पहुंचते ही गायब हो जाती है। बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था। अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए। वहीं गढ़वाल सांसद के बयान के बाद सियासत गरमाने लगी है, लेकिन धामिश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि उन्हें मामले की जानकारी अब मिली है। ऐसे में कोशिश है कि जनहित से जुड़े इस कार्य को जल्द पूरा किया जाए। मुझे बयान बारे में जानकारी है और उस बारे में संज्ञान लिया जाएगा और किस स्तर पर, क्योंकि बलूनी जी पहले भी कई काम प्रदेश के लिए हित में किए हैं और वास्तव में जैसे वहाँ कोटद्वार वासियों की मांग है तो निश्चित ही जहाँ पर फाइल उठकी होगी उसका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास के कामों को लेकर सिर्फ जुमलेबाजी होती है। ये तो हमारे सर से भी ऊपर उड़ के चला गया ये बयान, और इस बयान को किस एंगल से किस ओर से देखा जाए ये तो हमारे दिमाग के सोचने के से एंगल या वो कहते हैं ना परिधि से भी बाहर है। लेकिन ये इसका मतलब तालमेल में कमी है, और अगर तालमेल में कमी है तो स्वाभाविक रूप से अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। क्या पकेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से ये इसमें ही नहीं, ये सिर्फ पासपोर्ट एक छोटा सा जो है ऑफिस खुलना है और यहाँ पे पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक आवश्यकता को पूरे करने वाली एक एजेंसी यहाँ पर आ रही थी। लेकिन एक सांसद
जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को बताने का प्रयास किया, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र की जनता की माने तो ये पासपोर्ट कार्यालय उनके लिए वरदान साबित होता, लेकिन अब अधिकारियों के चलते ये काम अधर में है। हमें अब पासपोर्ट बनवाने के लिए देहरादून भागना पड़ेगा। अगर यहाँ पे खुल जाता तो हमें काफ़ी हेल्प होती कि हमें बहुत आराम हो जाता कि हमें इतनी दूर नहीं भागना पड़ता। सरकार के आपसी तालमेल ना होने की वजह से, एक साइन की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आगे जाके हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता। पहले पासपोर्ट बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता था और जब हमें ये सूचना मिली कि हमारे शहर कोटद्वार में पासपोर्ट बनने का काम शुरू हो रहा है और चूँकि अब सरकार के निजी कारणों की वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है, उसकी परेशानी क्या है कि हमें ये आगे पड़ेगी कि हम सोच रहे थे हमारे शहर में पासपोर्ट का काम शुरू हो जाता तो हमें देहरादून नहीं जाना पड़ेगा, और अब अगर इस तरीके से चलेगा, ऑफिस नहीं खुलेगा तो मजबूरन हमें देहरादून के धक्के खाने पड़ेंगे पासपोर्ट बनाने के लिए। अगर हमारे अपने शहर में पासपोर्ट का काम शुरू हो जाता तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। कोटद्वार में अगर पासपोर्ट कार्यालय खुलता तो गढ़वाल के क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलता, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारियों की हीला हवाले के चलते जनहित से जुड़े कार्यों की प्राथमिकता दूसरे नंबर पर है और अधिकारियों की यही कार्यप्रणाली अब सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। मंगलवार को राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी आलोक शर्मा राजधानी देहरादून पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये अभियान पार्टी की विचारधारा और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नए प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च और पब्लिसिटी को कोऑर्डिनेटर चुनने के लिए शुरू किया गया है। चयन प्रक्रिया 5 चरणों में होगी और इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू, और एक चीज़ जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए, उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। यही आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है। राजधानी देहरादून में नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। सभी नर्सिंग स्टाफ तिब्बती मार्केट के पास इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ आगे बढ़े, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल नर्सिंग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार से नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार प्रणाली करवाने और जारी विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ चाहता है कि IPHS के मानकों के आधार पर पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था को लागू किया जाए। लगातार हमारी 1.5 साल से जो हमारी लगातार मांगे हैं शासन प्रशासन से कि किसी तरीके से जो हमारी ये भर्ती है, इसको आप जिस तरीके से आपने पहले तरह कंटिन्यू किया है वर्षवार, उसी तरीके से आप चलाइए। लेकिन जब 1 हफ्ते पहले हमारा जो नोटिस जारी होता है वो एग्ज़ाम के माध्यम से होता है, जबकि अभी तक इतिहास में हमारे नर्सिंग की भर्ती परीक्षा में कभी भी हमारा इस तरीके से रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जब 2020 में हमारे लोग प्रिपेयर थे एग्ज़ाम के लिए, उस समय हमारे लोगों को ये कह के चुप करा दिया गया कि पहले जो सीनियर हैं उन लोगों का नंबर आएगा। तो आज फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप 2025 के साथ एग्ज़ाम फाइट करिए। सेम सिचुएशन आपकी 2020 में थी और उस समय जब कोर्ट का रुख किया गया था तो 1 टाइम सेटलमेंट के तहत लिया गया था, लेकिन 1 टाइम सेटलमेंट को भी 2 भागों में भर्ती को तोड़ के 2 बार दिया गया है। 1564 प्लस 1455 में दिया गया है। तो एक बार हम लोगों पे जो हमारे बीच का तबका बचा हुआ है 2014, 2015, 2016, 17 के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्यों नहीं किसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं उन चीज़ों की पीड़ा को देखते हुए ध्यान रख रहे हैं। हम लोगों का सचिवालय कूच करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी भी भर्ती को वर्षवार की जाए। हम लोग काफ़ी समय से हम लोग देखते आए हैं कि फिर रिपीट वही चीज़ें होती जा रही हैं। अगर 90 वाला पहली भर्ती में निकला तो दूसरी बार भी वही निकला है। पीछे वालों को हम लोगों को कोई वैकेंसी कोई जगह ही नहीं बच रही है।
और सर बाहरी राज्य वाले काफ़ी लोग आए हुए हैं, उसलिए भी हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि उनको इस भर्ती में और दस्तावेजों को बारीकी से जांच की जाए। एक्सपीरियंस पर्सन है, सारे के सारे एक्सपीरियंस पर्सन है, ये भी मुख्य बात रखी जाए कि हाँ उन लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, उनको टीचिंग का है या क्लिनिकल का है, वो भी बात रखी जाए। पौड़ी क्षेत्र में गुलदार के आतंक के खिलाफ ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। यहां गडौली ढांडरी लिंक रोड तिराहे पर ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। नाराज ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग उन्हें गुमराह कर रहा है। 22 नवंबर को गुलदार को ढेर करने के आदेश जारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग ने सिर्फ पिंजरा गश्त ट्रैप कैमरे लगाकर खानापूर्ति की है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का, जो लगातार पिछले 4 दिन से हम लोगों का सहयोग बराबर कर रहे हैं। और रही बात आदेश की, तो मुझे नहीं लगता कि जिला पंचायत साहब को कोई जानकारी होगी। सबसे पहले तो आज तीसरा दिन हमारे धरने को हो गया है और जिला पंचायत साहब नदारत हैं वहाँ से। और जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, जिस जनता ने उनको चुनाव जितवाया है, वो जनता आज सड़क पर बैठी हुई है। जहाँ पे ये घटना हुई थी, डोबाल ढंडरी गांव में जो घटना हुई थी, ये गुलदार से यहाँ पे हमला हुआ था एक महिला पे, तो मैं वहाँ पे उस स्थान पे तो नहीं जा पाया, पर मैं हॉस्पिटल में उपस्थित रहा और वहाँ पे जो भी प्रक्रिया हुई मैं वहाँ पे अपना योगदान दिया। और अभी भी मैं वहाँ से हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ और उनका हालचाल जाना, और मैंने सीएमओ जी से भी बात की उनके लिए कि गाड़ी की व्यवस्था की जाए उनको छोड़ने के लिए। और रही बात क्या बोलते हैं, अपने सदन में मैंने अपने सदन के माध्यम से भी मैंने बात की थी। जो हमारा जिला पंचायत का सदन हुआ था, हमने सभी सदस्यों ने बात उठाई थी कि जंगली जानवरों पे एक सख्त कानून होने चाहिए, कि इसको आम पशु घोषित करना चाहिए इसको। गदरपुर के किसानों में गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किए जाने की वजह से आक्रोश है। शुगर मिल में गन्ना सप्लाई कर रहे किसानों का कहना है कि 1 महीना होने वाला है, बावजूद इसके सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना समर्थन मूल्य दे रही है और उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल 375 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना समर्थन मूल्य दिया था, जो बहुत कम है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो बढ़ाकर गन्ना समर्थन मूल्य का ऐलान करे। तारगंज चीनी मिल से पुराने रेट पे ही मिल रहा है और बाजपुर चीनी मिल की जीएम साहब आए थे, उनसे मीटिंग हुई थी कि हम 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे। उन्हें अभी तक वो गारंटी चालू ना हुई। ये बाजपुर को भी बेचेंगे और ये कोऑपरेटिव चीनी मिल को सबको बेचेंगे और प्राइवेट को देकर प्राइवेट से मार के प्राइवेट वाले आज ना तो कल मार के हमसे गन्ना लेंगे। उत्तराखंड सरकार रेट तो ये करती ना है कभी भी, पहले तो करेगी ना। यूपी ने कर दिया, योगी जी ने कर दिया और धामी जी अभी चुपचाप बैठे हैं, कौन सी नींद में सो रहे हैं। रामनगर कोतवाली में फरार चल रहे बीजेपी नेता मदन जोशी ने आत्मसमर्पण किया है। थाने जाने से पहले मदन जोशी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। बता दें कि ये मामला 24 अक्टूबर का है, जब बरेली से रामनगर आ रही मीट सप्लाई की गाड़ी को हिंदूवादी संगठनों ने रोका और आरोप लगाया कि गाड़ी में गौमांस है। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा था, जबकि पुलिस जांच में सामने आया कि गाड़ी में गौमांस नहीं था। अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूँ और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। रुद्रपुर में बीजेपी नेता सुरेश परिहार ने एसआईआर को लेकर फैल रही अफवाहों पर लोगों से ध्यान नहीं देने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
परिहार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है जो कथित रूप से हमारे देश में रह रहे हैं या दोहरी वोटिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। देखिए, ये बात तो विस्थापित और ये सब चीजें तो आपको बिल्कुल ना कहा भाई, सब लोग यहाँ एक लंबे समय से रह रहे हैं। हम सब लोगों के, हम तो उनको अपने भाई की तरह मानते हैं। कहाँ कभी आपने किसी इस तरह का इधर तराई में किसी नेता, मैं तो नहीं समझता कोई इस तरह की बातें करता है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ऊपर रह रहे हैं वो निश्चिंत होते हैं। देखिए, भूमिहीन होना एक अलग विषय है, नागरिकता होना एक अलग विषय है, एसआईआर में आना एक अलग विषय है। भाई, भूमिहीन व्यक्ति हमारा वोटर नहीं है क्या? हमारा वोटर है ना। भूमि ना होना, भूमि सबके पास थोड़ा ना हो सकती है। इसीलिए भूमिहीन व्यक्ति भी भारत के उतने ही बड़े अधिकारी है, भारत को उनका भी उतना ही अधिकार है जितना भूमि वाले व्यक्ति का है। इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, वोट डालने अरबपति आदमी हो, भूमिहीन आदमी हो, बड़ा काश्तकार हो, चाहे वो भूमिहीन व्यक्ति हो, वोट डालने सेम प्रोसीजर से जाता है। बाजपुर में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। टीम ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का चालान काटा और व्यापारियों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने के लिए कहा है। इस कार्रवाई को लेकर कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती थी। जाम के झाम से लोग परेशान होते थे। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी इन लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण से वो थोड़ा सा बचें, अपना अतिक्रमण ना करें, और अत्यधिक मात्रा में अतिक्रमण हो भी रहा था। और रोज आम लोग जो है रोज कुछ ना कुछ शिकायत कर रहे थे कि साहब बहुत अतिक्रमण हो रहा है। तो आज हमने समझ स्टाफ लेके यहाँ से सारा जितना भी अतिक्रमण था, मैक्सिमम अतिक्रमण हटा भी दिया है, और जिन्होंने ज़्यादा अतिक्रमण किया था उनमें चालान वगैरह भी किए हैं। भविष्य के लिए इनको हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण से बचें। रुड़की के इमली रोड पर दलित समाज के पलायन की खबर फेक निकली। बता दें कि सोशल मीडिया पर चली झूठी खबर के बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि विवाद दो पक्षों में हुआ था और दोनों ही पक्ष ने खुद अपने झगड़े को सुलझा लिया था। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की माने तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, क्षेत्र में कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। कल कुछ शख्स मेरे पास आए थे, मैंने थाने को बताया था कि इसमें जाकर के खुद चेक करेंगे कि दो समुदाय वाली बात है, एक दूसरे को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ऐसे तथ्य कतई नहीं मिले हैं। और क्योंकि एक ही पक्ष के दो अलग अलग लोगों का आपस में विवाद था जिसको उन्होंने आपस में सुलझा लिया है और पुलिस ऐसे इंटरवेन करने की नौबत नहीं आई। और जहाँ तक पलायन और ये सब तथ्य हैं इसके भी पड़ताल करें, अभी फिलहाल इसका कोई पुष्टिकारक तथ्य हमारे पास नहीं। लक्सर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सुल्तानपुर से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 192 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, जय बद्री विशाल के उद्घोष से गूंजा धाम। चुनौतियों के बाद भी इस साल 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए चार धाम। हल्द्वानी में शुरू हुआ 7 दिवसीय सहकारिता मेला। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने किया मेले का शुभारंभ। कहा मेले में लगी है कई सौ प्रदर्शनी, आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा प्रदेश। 27 चुनाव से पहले चर्चाओं में दून की धर्मपुर विधानसभा सीट। कांग्रेस में इस सीट पर कई दावेदार, हरदा हरक समेत कई नेताओं की नजर। हाईकमान तय करेगा कौन होगा टिकट का हकदार। रामनगर के मीट सप्लाई मामले में फरार चल रहे बीजेपी नेता मदन जोशी ने किया आत्मसमर्पण। थाने जाने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका।